हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार जाटव। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे की जाती है और उसकी वर्किंग भी सीखी थी और उसमें चोक और स्टार्टर का क्या काम होता है। आज की वीडियो दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर लाया हूँ। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई पे काम क्यों नहीं करता है, हमेशा एसी सप्लाई पे ही क्यों काम करता है, क्या होगा जब हम उसे डीसी सप्लाई देंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है अपना, जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई पे काम क्यों नहीं करता है, क्या होगा अगर उसको अपन डीसी सप्लाई दे देंगे तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट पे आप ध्यान देते हैं। अपन ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे ही काम करता है दोस्तों। उसकी क्या वजह है ये अपन आगे बता दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले अपन ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी कि इसके अंदर कोई भी अपना मूवमेंट पार्ट वो नहीं होता, यानी कि जो मूव करे। मूवमेंट पार्ट अपने सिर्फ ओनली जनरेटर में होता है और मोटर में होता है, ऐसा इसमें कोई काम नहीं होता। तो उसको हम स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि फ्रिक्वेंसी को ये कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो अपन इनपुट में देंगे इसको फ्रिक्वेंसी, वही अपन को आउटपुट मिलेगी। तो फ्रिक्वेंसी में चेंज ना आते हुए ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों यही इसका मेन काम होता है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हाई से लो को, यानी कि उसको हम स्टेप अप बोलते हैं। यानी कि जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और उसी के विपरीत जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो दोस्तों ये तो उसकी हो गई डेफिनेशन। दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है अपना वो फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये अब हम समझ लेते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये अब हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अपने पास एक कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि आयरन का है, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, अपन को इस तरह से वायर लपेटना है, यानी कि वायर लपेट दिया। अब क्या करना है, इस वायर का एक सिरा और दूसरा सिरा, अब इन दोनों सिरों को अपन को एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देना है। ये एसी वोल्टेज सोर्स है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे अपन ने इसको वोल्टेज सोर्स दिया तो सीधी सी बात है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा दोस्तों, वो करंट इसमें भी जाएगा, इन तार में। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो ये जो अपना कंडक्टर रखा हुआ है इसके अंदर, ये जो अपन इस तरह से कंडक्टर रखा था, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेट का कार्य क्या होता है कि वो कोई भी मेटलिक चीज़ होती है वो अपनी तरफ एट्रैक्ट करती है इसको, यानी कि आकर्षित करती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी जो मैग्नेटिक बना है अपने अंदर, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक तरह बिहेव करने की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, मान लीजिए कि पास में एक और अपन ने रख दिया है कंडक्टर कोई भी, ठीक है। इस पर अपन ने मान लीजिए गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही ये जो अपनी वाइंडिंग इसकी रेंज में आएगी तो क्या होगा, इसके कारण इसके अंदर फ्लक्स तो होगा ही सही। अब फ्लक्स में वेरिएशन आएगा। फ्लक्स में वेरिएशन आने से क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर अपना ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का वोल्टेज होता है, जैसे कि इसके नाम में लिखा है इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, मोटिव यानी कि इसको मोशन प्रदान करता है, और फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स देगा जिसके कारण वो मूव करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्या होगा, ईएमएफ के कारण इस दूसरे कंडक्टर में भी करंट फ्लो जाएगा इसके कारण। तो दोस्तों यही होता है फैराडे का लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक के कारण दूसरे में करंट या फिर वोल्टेज उत्पन्न। तो दोस्तों, अपन ने फैराडेस नियम, फैराडेस लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो देख लिया। अब अपन देखते हैं कि एसी और डीसी इनमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक था अपना, जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पे काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता है, एसी पे ही काम क्यों करता है। तो दोस्तों, पहले इसके लिए अपन एसी और डीसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसी की। अब एसी की क्या होता है, जो होता है ये टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा चेंज होती रहती है। तो दोस्तों, ये तो उसका पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। और दोस्तों, इसमें फ्रिक्वेंसी जो यूज़ होती है वो 50 हर्ट्ज़ या फिर 16 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। 50 हर्ट्ज़ तो अपने इंडिया में यूज़ होती है और ये 16 हर्ट्ज़ है, ये बाहर यूज़ होती है।
तो दोस्तों ये तो हो गया एसी। अब बात करते हैं अपन डीसी की। अब दोस्तों जो डीसी सोर्स होता है ये टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है, और इसमें जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हैं ये फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन होती है इसमें। और जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों वो होती है 0, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि जो अपना एसी में जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी वो कैसे हो रही थी और डीसी में कैसे नहीं होगी। तो एक तरफ अपन एसी को देख लेते हैं पहले, और दूसरी तरफ अपन देखेंगे डीसी को। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर अपन ने कोई चीज़ रख रखी है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको अपन इस एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना एसी वोल्टेज सोर्स हो गया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने इसमें वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करा तो सीधी सी बात है, इस कनेक्टर में अपने रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज हमेशा अपने पॉजिटिव साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा पॉजिटिव के पास। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये एसी के सोर्स में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे तार में, तो वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये इस टर्मिनल पर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो होगी ये वाली। तो क्या होगा, इसकी जो उल्टी दिशा रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस तरफ, तो जो अपना करंट शुरू होगा वो जाएगा इस तरफ से। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन रहेगी इसकी उल्टी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी अपनी करंट की डायरेक्शन। तो अपना जो करंट जाएगा वो उस तरफ रहेगा, यानी कि इस तरफ से बहेगा। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी फर्स्ट स्टेज। अब कुछ समय बाद क्या होता है, एसी की कंडीशन में जो ये वोल्टेज सोर्स होता है इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव था जैसे कि ये पहले था, तो बाद में क्या होगा, ये अपना माइनस बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ रहे थे वो इससे अब दूर जाना शुरू कर देंगे। अब दूर जाएंगे तो सीधी सी बात है इस टर्मिनल पर आने की कोशिश करेंगे। अब इस टर्मिनल पर आएंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट में अपनी जो डायरेक्शन रहती है करंट की वो बार बार चेंज होती रहती है। और रही बात डीसी के केस में, मान लीजिए अब डीसी का केस देख लेते हैं अपन। अब डीसी को जोड़ देते हैं अपन डीसी वोल्टेज सप्लाई से। इसमें क्या होता है दोस्तों, पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्शन हमारे यहाँ सेम ही रहती है। तो दोस्तों ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एसी के केस में जो करंट रहती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और जो डीसी के केस में अपन बात कर रहे थे इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो फिक्स्ड रहती है। चलिए दोस्तों अपन इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं एसी और डीसी की। सबसे पहले डीसी की वेवफॉर्म देख लेते हैं। डीसी की वेवफॉर्म दोस्तों कुछ इस तरह की आती है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन जो करंट है वो नहीं बढ़ पा रही है, करंट उतने पे ही है। तो दोस्तों ये तो हो गई डीसी की वेवफॉर्म। अब जैसा कि ये दिख रहा है कि एसी की वेवफॉर्म कुछ इस तरह से रहती है। एसी की वेवफॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये साइनसॉइडल फॉर्म में रहती है, यानी कि साइन की वेवफॉर्म में रहती है। यानी कि इसका पहला जो साइकिल रहता है हाफ साइकिल वो पॉजिटिव रहता है, दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव रहता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह से इसकी हाफ ऑफ साइकिल पोलैरिटी चेंज करते रहते हैं। अब जैसे जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पोलैरिटी चेंज होने के कारण क्या होता है दोस्तों, सर्किट में इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो दोस्तों पोलैरिटी के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब दोस्तों इसकी तो होगी साइनसॉइडल फॉर्म, और जो अपनी ये डीसी की होती है ये होती है लीनियर वेव, यानी कि बिल्कुल सीधी रहती है। टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी इन दोनों की वेव फॉर्म। चलिए दोस्तों अपन अब वीडियो के लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता है, हमेशा एसी पे ही क्यों काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी सप्लाई पर। तो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर में इस तरह की एक आयरन कोर होती है। ठीक है, अब एक तरफ तो इसकी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जिसके अंदर अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स जो देख रखे हैं ज़्यादा दे रखे हैं, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम दे रखे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों आप समझे, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा रहेगा, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपन को वोल्टेज मिलेगा वो अपन को कम मिलेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हो गया। अब क्या करना है, जैसे कि हमने बताया कि ये अपन ने इसकी वाइंडिंग्स इस तरह से कर रखी हैं। अब इसमें अपन को V1 वोल्टेज सप्लाई देनी है, ये एसी वोल्टेज सप्लाई है दोस्तों। तो ऐसे ही अपन उसको वोल्टेज सप्लाई देंगे
क्या होगा, यहाँ से अपना करंट फ्लो होने लग जाएगा तो वो करंट इसके थ्रू जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होगा, जैसे ही अपन किसी कंडक्टर में लपेट कर सप्लाई देते हैं तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कुछ इस तरह से। अब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब दोस्तों आप इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। एसी की केस में जो फ्लक्स बनता है वो हमेशा वेरिएबल फ्लक्स बनता है। वेरिएबल का मतलब वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा चेंज होता रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एसी जो करंट रहती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, जो जाहिर सी बात है उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा उसमें भी चेंज होगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है d∅/dt। ये फाई अपन फ्लक्स को डिनोट करते हैं इससे फाई से। अब d∅/dt का मतलब होता है जो फाई यानी कि जो फ्लक्स है वो dt यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बार बार। अब दोस्तों जैसे ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो इसमें जनरेट होगा अपना ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं अपन। अब जैसे कि मैंने बताया जैसे इसमें करंट फ्लो करा तो क्या करेंगे, इसमें फ्लक्स में वेरिएशन आएगा जिसके कारण ये फ्लक्स इस तरह से फ्लो होने लग जाएगा। ये फ्लो होते होते क्या करेंगे, ये जो फ्लक्स है ईएमएफ में जनरेट होगा। अब ये ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्स के कारण जनरेट हो जाएगा। अब ईएमएफ जनरेट होने के कारण इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब जैसे कि मैं बार बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने इसमें V1 वोल्टेज दिया प्राइमरी वाइंडिंग तो इसके कारण इसमें I1 करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब आयरन करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण फ्लक्स होगा यानी कि वेरिएबल फ्लक्स। जैसे ही उस फ्लक्स में वेरिएशन आएगा यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में वो जैसे ही चेंज होगा तो इस फ्लक्स के कारण इसमें जनरेट होगा ईएमएफ। अब जैसे कि ईएमएफ में जनरेट होगा तो ईएमएफ में जनरेट होने के कारण इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग जाएगा। जाहिर सी बात है अगर करंट रहेगा तो यहाँ वोल्टेज भी रहेगा। अब जैसे करंट वोल्टेज रहेगा तो I2 करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगी और ये जो V2 वोल्टेज है ये अपन को यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी वर्किंग। अब एसी के केस में ये ट्रांसफार्मर सही से काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो एसी का जो नेचर होता है वो अल्टरनेटिव नेचर होता है, यानी कि जो एसी होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। यानी कि अपना सारा करंट प्राइमरी में ना बहते हुए वो जा रहा है सेकेंडरी में, तो इसके कारण ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया, अपन ने एसी की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे डीसी की। तो दोस्तों अपन ने एसी की तो बात कर ली कि एसी की सप्लाई पर ये ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब बात करते हैं अपन डीसी की। अगर अपन उसको डीसी सप्लाई देंगे तो ये काम क्यों नहीं करता है, अगर उसको डीसी सप्लाई दी तो क्या होगा। अब मान लीजिए अपन ने यहाँ पर दे दी डीसी सप्लाई। अब डीसी का वोल्टेज मान लीजिए V1 है तो V1 के कारण I1 करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, करंट तो इसमें फ्लो होगा। अब मैंने बताया कि जैसे अपन किसी भी चीज़ में कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण उसमें फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स तो होगा तो उसके कारण ईएमएफ भी जनरेट होना चाहिए। अब डीसी के केस में क्या होता है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न होगा लेकिन जो इसमें फ्लक्स होगा वो फ्लक्स अपना वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एसी के केस में जैसे ही मैंने बताया था एसी का नेचर होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बार बार चेंज होता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके कारण जो उत्पन्न होगा मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स होगा वो वेरिएबल फ्लक्स होगा, यानी कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा जब भी तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब डीसी के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ डीसी वोल्टेज सोर्स अपन ने दे दिया है। अब डीसी वोल्टेज सोर्स जैसे ही अपन देंगे करंट तो फ्लो होगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा यानी कि उसमें जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों फ्लक्स अपना कांस्टेंट रहेगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला था ईएमएफ का वो था d∅/dt, यानी कि फ्लक्स में जब चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तभी उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ ही जनरेट नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो दोस्तों यही मुख्य कारण होता है अपन उसको डीसी में देते। क्या होगा अगर इसमें डीसी सप्लाई दे दी अपन ने तो क्या होगा, जो अपना सारा करंट होगा वो इसमें सप्लाई में जाएगा ही नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग के, क्योंकि इसमें फ्लक्स ही नहीं जनरेट हो रहा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि फ्लक्स के कारण ही ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। ना तो उसमें फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, ना इसमें ईएमएफ जनरेट होगा और ना ही इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। जो अपना करंट रहेगा वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में ही फ्लो होता रहेगा हमेशा। तो दोस्तों एक ऐसा टाइम आएगा कि सारा करंट इसी में फ्लो होता रहेगा। जो अपना करंट रहता है वाइंडिंग्स हमेशा इसमें करंट प्रेजेंट रहेगा। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये करंट इस वाइंडिंग्स को जला देगा एक टाइम पे, क्योंकि सारा करंट इसमें रहेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये हीट होती रहेगी, हीट होने के कारण ये वाइंडिंग जल जाएंगी और हीट जैसे ही हीट होगी तो ये कोर में आग लगेगी, इसके बाद ये कोर पूरे ट्रांसफार्मर को जला देगी। तो दोस्तों यही इसका एक मुख्य कारण रहता है। जो ट्रांसफार्मर होता है हमेशा एसी पे ही काम करता है, डीसी पे इसलिए नहीं काम करता। तो दोस्तों
ये तो हो गया इसका काम। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और रीज़न बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर डीसी पे क्यों काम करते हैं, एसी पे काम क्यों नहीं करता, एसी पे काम क्यों करता है। तो दोस्तों अब दूसरा रीज़न देख लेते हैं। एक और कारण होता है दोस्तों, जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे काम क्यों करता है और डीसी पे काम क्यों नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले अपन एसी में देखते हैं। इसमें दोस्तों जो करंट होता है उस करंट को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें हेल्प करती हैं। पहला हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया रिएक्टेंस। ठीक है, अपना रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो में अवरोध पैदा करे, यानी कि उसको अपोज करे, इसको रोकने की कोशिश करे। वैसे ही दोस्तों रिएक्टेंस होता है, पर इसमें फ़र्क ये है कि रिएक्टेंस ओनली एसी के केस में ही होता है। अब एसी के केस में कैसे होता है, एसी सर्किट में अगर इसको अपन डिफाइन करें तो एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर द्वारा अगर करंट के प्रवाह में अवरोध पैदा होता है तो उसको अपन रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दूसरी होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कोई रोल नहीं होता, उसमें ओनली इंडक्टिव रिएक्टेंस का रोल होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है एक्सएल, इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं अपन, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब ओमेगा का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों 2πf इंटू एल, यानी कि 2 यानी फाइव जो उसमें है ये एक फंक्शन है, और जो एफ है ये होती है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को अपन कॉम्बाइन करें यानी कि आर प्लस एक्सएल, तो ये दोस्तों इम्पीडेंस कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस XL²। तो दोस्तों ये होगी इम्पीडेंस, यानी कि इसी के केस में जो करंट कम करता है वो इम्पीडेंस कम करता है, यानी कि उसको फ्लो होने से घटाता है थोड़ा सा, यानी इसमें रिड्यूस करता है करंट को। इसी के कारण उसमें वाइंडिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात दूसरी तरफ एसडीसी की बात करें तो इसमें जो करंट होता है वो ओनली रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। कैसे, अब वो देख लीजिए, इसमें फ्रिक्वेंसी पहले तो जीरो होती है, अगर इसका इम्पीडेंस निकाला जाए तो r√r² प्लस XL²। अब क्या करेंगे, ओमेगा एल बोलते हैं एक्सएल को। ठीक है, अब इसका मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, ओमेगा को बोलते हैं 2πf इंटू एल, इसको लिख सकते हैं अपन। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे कि डीसी के केस में मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, तो 2 इंटू 0 इंटू एल, यानी कि इसमें एक्सएल यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो जीरो होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे अपन इंपीडेंस निकालेंगे, इंडक्टिव इंपीडेंस का फॉर्मूला ये रहा अपना, इसमें फॉर्मूला लिख दिया अपन ने r² प्लस XL², अपना एक्सएल जीरो हो गया, तो क्या होगा, जो अपना इंपीडेंस होगा वो r के बराबर होगा। यही कारण होता है दोस्तों कि ना ट्रांसफार्मर में अपन जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस द्वारा कंट्रोल करते हैं, सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस उसमें कंट्रोल करता है, इसी कारण वो सफिशिएंट नहीं होता। एक टाइम पे ऐसा आता है जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कंट्रोल नहीं करता, वो करंट हाई अमाउंट में बढ़ता चला जाता है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।